नमस्कार दोस्तों, वैक्स आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज चल रही है उस क्रम में हम लोग 2020 में जो हिस्ट्री का पेपर था यूपीएससी का उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: औरंग, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट; बेनियन, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी; मिरासीदार, डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। यहाँ पर मिरासीदार शब्द की जगह पर मिरासदार होता है। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार कीजिए: औरंग, बेनियान, मिरासदार। तो मैंने मिरासदार कहा। तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और ये पूछा है कि कौन से जो है करेक्टली मैच हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दिया हुआ है औरंग, ये राजकोष का प्रभारी नहीं होता था। बेनियान जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो भारतीय एजेंट थे, इंडियन एजेंट्स, उन्हें बेनियान कहा जाता था। और मिरासदार जो थे वो राज्य का नामित राजस्व दाता, टैक्स पेयर थे, वो कहलाते थे। इसलिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, ये सही दिया हुआ है। और इस हिसाब से अगर हम उत्तर की बात करें तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी आपका, क्योंकि ए पहले गलत हो गया था। इसलिए जहां पर 1 था वो एलिमिनेट आप कर सकते थे, जैसे पहला और चौथा एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर आप देखिए केवल 3 बच रहा था, जबकि बेनियान जो है ये कंफर्म ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे। इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा इसका 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, स्थविर बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। लोकोत्तरवादीन sect was an offshoot of Mahasangik sect of Buddhism. The deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. Which of the statement given above is are correct? तो फिर से देखिए कथनों पर ही विचार करने के लिए कहा गया है और कहा गया कि धार्मिक इतिहास के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांख्यिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासांख्यों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध को प्रोत्साहित किया। अब इसको जरा देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो जो स्थिरवादी और महासांघिक की आप बात करते हैं, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, उसमें बौद्ध धर्म में विभाजन होता है पहला, और यह विभाजन होता है स्थविर और महासांघिक के रूप में। और स्थविर से संबंधित कौन थे? हीनयानी संबंधित थे, और महासांघिक से महायान बुद्धिज्म। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखिए अपने आप गलत है, क्योंकि स्थिरवादी को जोड़ा किससे गया? महायान से, जबकि इसका संबंध किससे है? हीनयान से होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो क्या हम एलिमिनेट करके उत्तर निकाल सकते हैं? तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत होने से ए ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है और डी ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। अब हमें दूसरे तीसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांख्यिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि महासांख्यिक संप्रदाय या महायान बौद्ध जो है उससे संबंधित संप्रदाय दिखाई देते हैं, जिनमें पूर्व शैल, उत्तर शैल, लोकोत्तरवादी, तो ये सब जो है महासांख्यिक संप्रदाय की शाखा थी। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अब आपका उत्तर जो है वो 2 और 3 किसमें है? बी में है। ये उत्तर सही हो जाएगा। और तीसरा देखिए, महासांख्यों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण के ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल प्रोत्साहित किया। और यहाँ ये माना जाता था कि महात्मा बुद्ध के 550 अवतार हुए थे। 51वां अवतार, 551वां अवतार जो है बुद्ध के रूप में था। क्यों? क्योंकि इसको वैदिक धर्म में भी जोड़ा गया था, जब बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतारों में कंसीडर किया गया था। तो महासांख्यों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल, इसमें बुद्ध के अवतारों की चर्चा भी की गई। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा 2 और 3। Which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? A option है, Indian handicrafts were ruined, machines were introduced in the Indian textile industry in a large number, railway lines were laid in many parts of the country, heavy duties were imposed on the import of British manufacturers. हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और आपको ये बताना है कि 19वीं शताब्दी के 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं। अब बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपने 2021 में भी देखा था, जो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि डेट नहीं रटना है। हाँ, सेंचुरी या दशक अगर आपको याद रहेंगे तो ये बेहतर जो है आपको उत्तर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध की बात की जा रही है। पूर्वार्ध का मतलब हुआ 1801 से लेकर के 1850, इसकी बात की जा रही है। उत्तरार्ध जो होगा वो होगा 1900। अब बात की जा रही फर्स्ट फेज की, पूर्वार्ध की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, यूरोप में हुआ। यूरोप में भी कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ।
और औद्योगिक क्रांति का जो समय माना जाता है 1780 टू 1850 माना जाता है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है आपका 1780 से लेकर के 1850 तक। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ा, उनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा उसकी सही व्याख्या करता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भारतीय दस्तकारी उद्योग जो हैंडीक्राफ्ट था, हैंडलूम था, नष्ट हो गए थे। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अब ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की जरूरत थी और रॉ मटेरियल यहां से जा करके वहां की फैक्ट्रियों में फिनिश्ड गुड या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के रूप में तब्दील होता था और फिर भारत में ला करके उन्हें बेचा जाता था। अब यहां पर अगर हैंडलूम हथकरघा उद्योग काम करता रहेगा, उत्पादन होता रहेगा, तो उससे ब्रिटिश व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि भारतीय दस्तकारी उद्योग, जिसको आप हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं, वो नष्ट हो जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। और रेशम बुनकरों की हालत बंगाल में, ये क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया कि हालत ये हो गई थी कि उन्हें टारगेट दिया जाता था, टारगेट ना पूरा कर पाने पर उन्हें पनिशमेंट मतलब जुर्माना लगाया जाता था। तो कई सारे जो बुनकर थे, वीवर्स थे, उन्होंने अपने अंगूठे काट लिए थे, क्योंकि अंगूठों का प्रयोग वो बुनाई के दौरान करते थे, तो अंगूठे काट लेते थे। इस इतना भयानक स्थिति हो गई थी उस समय दस्तकारी उद्योग की, और धीरे धीरे क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, समाप्त हो गया, इसका पतन हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगले स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं हम लोग। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, ये पहली फैक्ट्री लगेगी टेक्सटाइल की 1853 में। कावस जी, दानार जी लगाएंगे 1853 में पहली फैक्ट्री। लेकिन उससे पहले आपसे पूछिए कब की बात रहा है, तो पूर्वार्ध की बात कर रहा है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ भारत के अंदर, बिल्कुल नहीं। सेकेंड हाफ के अंदर आप देखें मशीनीकरण शुरू हुआ था, बड़ी संख्या में प्रवेश की बात नहीं थी। मशीनीकरण प्रारंभ हुआ था जब आगे चल करके आप अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहना शुरू करते हैं। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे लाइन की जो शुरुआत की गई थी वो माल ढुलाई के उद्देश्य से 1832 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसे लाया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो अनेक भागों में ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। और इसके बाद आप देखते हैं कि डलहौजी के समय में 1853 में जब जो है डलहौजी कहता है कि अगर आप रेलवे में इन्वेस्ट करते हैं तो 5% का जो डिविडेंड लाभांश आपको मिलेगा, और ये निश्चित लाभांश था। जब उसने फिक्स किया इसको तब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, और 1853 के अंदर आप देखते हैं मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का नाम आपने सुना होगा, जिसने इस क्षेत्र में काफी काम किया था। और डलहौजी के बाद करजन के समय में रेलवे का सबसे अधिक, रेलवे ट्रैक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, रेलवे लाइन जो बिछाई गई सबसे ज्यादा, ठीक है, वो करजन के समय में बिछाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, कि देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो रेलवे लाइन जो है सबसे ज्यादा बिछी किसके समय में, करजन के समय में। स्टार्ट किसके समय में हुआ प्रॉपर, डलहौजी के समय में, जब पहली जो है पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। इससे पहले 1832 में प्रयास किया गया था मद्रास में, जहां पर ट्रैक पर इनको माल ढुलाई के लिए पत्थरों को, कोयले को, इसको ले जाने के लिए जो है वो ट्रेन का उपयोग करते थे, जिसको खींचने के लिए बैलगाड़ी में घोड़े या खच्चर वगैरह का प्रयोग करते थे। तो ये भी सही नहीं है। एक स्टेटमेंट और दिया है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, इंपोर्ट पर भारी शुल्क लगाया गया। ये कतई पॉसिबल था? जरा सोच के देखिए कि ब्रिटिश माल जो आएगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम लगाई जाती थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा माल भारत के बाजारों में खपत की जा सके, उसे बेचा जा सके, और इससे मुनाफा जो है ज्यादा जनरेट किया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ए जो है ऑप्शन वो सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर द किंग भोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवास पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाई परांतक फर्स्ट, पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो, आप पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम की जो बात करते हैं आप, वो टाइम पीरियड आपका 7th सेंचुरी, सॉरी 600 से लेकर के 630 के आसपास का समय है। पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल का समय 750 का है, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में। जब शशांक की मृत्यु के बाद अराजकता की स्थिति थी, तो बंगाल के लोगों ने, ठीक है, गोपाल को अपना शासक चुना था। और अगर परांतक प्रथम की बात करते हैं तो चोल डायनेस्टी में परांतक प्रथम जो है ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। और परांतक प्रथम का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 907 से लेकर के और 953 तक है, मतलब 10th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। गोपाल की अगर हम बात करें तो देखिए 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। चोलों की बात करें तो हम 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं।
पल्लव पावर एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब महेंद्र वर्मन शासक था यहाँ पर। और राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोज, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए प्रतिहार शासकों का जो उदय हुआ था भोज के नेतृत्व में, ये भी जो है वो 8th सेंचुरी की ही घटना है। अब यहाँ पर डेट्स मालूम होने के बावजूद भी आपको दिक्कत हो सकती है सेट करने में, लेकिन अगर आप इनकी जो हिस्ट्री बताई गई उससे आप कोरिलेट कर ले जाएं तो आप देखिए आपको लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए पल्लव, तो पल्लवों के फ्यूडल हुआ करते थे, सामंत कौन थे? चोल थे। मैं नेक्स्ट वाले उस पर कर देता हूं। देखिए तो पल्लवों के सामंत कौन है? चोल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि ये सामंत थे पल्लवों के चोल। तो इसके बाद आएगा 2 के बाद ही 3 ऑप्शन में आना चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है। अब हमें देखना है इसके बीच, अब महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट कंटेम्परेरी था पुलकेशिन सेकेंड के, और पुलकेशिन हर्ष के समकालीन था। तो इसका मतलब सबसे नंबर 1 पर क्या आ जाना चाहिए? 2 को आ जाना चाहिए। तो अब 2 का जो ऑप्शन है वो पहले नंबर पर होगा, और यहाँ पर ए और सी ये 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, इसका मतलब बी और डी एलिमिनेट हो गए यहाँ से। अब देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी कि चोल डायनेस्टी जो है वो 10th सेंचुरी में आपको दिखाई देती है, और बाकी का आपको मैंने बताया था कि 7th और 8th सेंचुरी की डायनेस्टीज हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 2 ऑप्शन में 3 भी मिल रहा है, तो अगर हमें ना भी मालूम हो तो ये तय हो गया कि लास्ट ऑप्शन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 3 होगा। मतलब चोल शासक जो परांतक फर्स्ट था उसके द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, ये लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन केवल पहला और चौथा स्टेटमेंट कर रहा है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय और गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने पार्टिसिपेट किया था, और यहां अगर आप देखें तो ये जो है वो 750 के आसपास की घटना है, जब गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई थी। और फिर इसके बाद जो है आप देखते हैं कि राजा भोज के अधीन, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक दिया हुआ है किसके? राजा भोज के अधीन प्रतिहारों के उदय की बात कर रहे हैं, ये बाद की घटना हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन आपका 2 और 2 के बाद फिर 4 और 4 के बाद फिर 1 और 1 के बाद 3। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा ये सी इसका सही होना चाहिए। तो जब आप इनसे रिलेटेड कहानियों को जोड़ करके देखेंगे तो आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। और यूपीएससी के ऑप्शन चूंकि टफ रहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन से भी काम नहीं चलता, कई बार आपको तीसरे चौथे ऑप्शन तक जाना पड़ जाता, कई बार एलिमिनेट हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से राजवंशों का क्रम ध्यान रखेंगे, कौन किसके सामंत थे, कौन किसके बाद आए, अगर शासकों के नाम नहीं भी याद है और वंश का भी आपको याद है कि वो डायनेस्टी कब रूल की, किस शासक जो है डायनेस्टी के बाद रूल कर रही, तो भी आप उत्तर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हर बार आपके उत्तर निकल ही जाएंगे, लेकिन आप इसको एक जो है इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रिफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड? एन एडवाइजरी इश्यूड बाय द किंग टू द सबऑर्डिनेट्स, अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि हुंडी को कि कौन सही परिभाषा या व्याख्या दे रहा है। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो देखिए विनिमय पत्र होगा। हुंडी का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? विनिमय पत्र होगा। तो जब व्यापार करते थे नॉर्थ और साउथ इंडिया में तो करेंसी अलग अलग होती थी, तो यहां पर जो व्यापारिक समूह थे, जो ग्रुप थे, वो हुंडी जारी करते थे। तो आप नॉर्थ में पैसा जमा करके यहां से आप हुंडी ले सकते थे, एक पत्र प्राप्त कर सकते थे, और इस पत्र को ले जाकर के साउथ में जब आप देते व्यापारिक श्रेणियों को तो वहां पर उसको आप कैश करा सकते थे। तो ये व्यवस्था जो थी वो हुंडी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, और ये एक तरीके का एक्सचेंज लेटर या विनिमय पत्र हुआ करता था, जो इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, विनिमय पत्र। विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाई सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, it warned against the colonial states' hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs. The use of Desh by Devaskar was in the specific context of the region of Bengal. तो यहाँ पर आप देखिए कि गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो कुछ फैक्ट्स इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि देशेर कथा जो है वो 1904 में
आई पब्लिश हुई। और इसी के बाद आप देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन आपको दिखाई देता है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ये है मराठी व्यक्ति देवस्कर साहब, इन्होंने जो इसकी रचना की थी 1904 में, और इस किताब को 1910 में बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने खुलकर के विरोध किया था। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों द्वारा प्रेरित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, देवस्कर का देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है, ये सही नहीं है। केवल बंगाल क्षेत्र की बात ना करें, बंगाल से लेकर के और महाराष्ट्र तक की बात की गई थी, इसलिए देश शब्द का प्रयोग यहां पर भारत के लिए था, ना कि केवल बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से जो आपका उत्तर होगा वो होगा ए, केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला स्टेटमेंट है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, और फोर्थ है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौते के नाम से भी, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इस समझौते में तय हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी रोकेंगे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो गया था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, ये बात तय हुई थी, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, इंग्लिश वर्जन में सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ये फॉल्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर असहयोग ना होकर के, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें कि संबंध में जारी किए गए अध्यादेश, तो उस समय जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वापस लेना था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पुलिस की जातियों की जांच करने में गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति नहीं, गांधी जी ने सुझाव दिया तो जरूर था कि जो पुलिस बर्बरता हुई है आंदोलनकारियों पर, ठीक है, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं लोगों पर, उनकी जांच की जाए, लेकिन वायसराय ने इससे इनकार कर दिया था, उन्होंने इस बात को माना नहीं था, और इसको लेकर के गांधी जी की आलोचना भी हुई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा केवल। अब तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो सी भी गलत हुआ, डी भी गलत हुआ, और 1, 2 पहले से सही है, तो बी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। हालांकि चौथा भी देख लेते हैं, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल। और ये मामला फंसा था कहां? भगत सिंह वाले मामले में, जब गांधी जी ने बात की थी, लेकिन वायसराय ने कहा कि हम केवल उन्हीं जो कैदियों को रिहा करेंगे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब राजनीतिक बंदी जो हैं, हम उन्हीं को रिहा करेंगे, बाकियों को नहीं। तो इसको लेकर के विवाद भी हुआ था। और 1931 में जब कराची सेशन हुआ, गांधी जी गए, उनको काले झंडे दिखाए गए, फिर गांधी जी का विरोध हुआ था, तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, ये मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। विटाल विध्वंसक first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by, तो उसका सही उत्तर देखिए गोपाल बाबा वावलंकर, इनके द्वारा किया गया था। यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर पहला मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो गोपाल बाबा वालंकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये महार समुदाय से आते थे, ये महार समुदाय से आते थे, जिस समुदाय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते थे, और इन्हें कहा जाता है दलित समुदाय का पहला बौद्धिक विद्रोही भी कहा जाता है। और इनके विचारों को आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के अंतर्गत देखने को पाते हैं। तो यहां पर गोपाल बाबा वालंकर ने ब्राह्मणों के विरुद्ध, जो सवर्ण जातियां थी, उनके विरुद्ध जो है एक मूवमेंट खड़ा किया था, जिसमें लोगों को जोड़ा था, और उसी में इन्होंने इस पत्रिका विटाल विध्वंसक का जो है संपादन किया था। इसे विटाल विध्वंसक को ब्राह्मणवादी, ये देखिएगा इसका नाम है ब्राह्मणवादी, या इसी को कहा जाता है औपचारिक प्रदूषण का विनाशक कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने गोपाल बाबा वालंकर ने सुधारक और दीनबंधु जो मराठी समाचार पत्र थे उसमें लेखन का भी काम किया था। इन्होंने, इनके आर्टिकल्स जो है इसमें
प्रकाशित होते थे। और साथ ही साथ इन्होंने चित्पावन ब्राह्मणों को लेकर के, जो कोंकण ब्राह्मण हैं या जो चित्पावन ब्राह्मण हैं, उनको लेकर के इन्होंने कहा था कि ये बर्बर यहूदी थे। तो बर्बर यहूदियों से संबंधित किया है कोंकण ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण। मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक जो है चित्पावन ब्राह्मण ही थे, ठीक है। तो उनको बर्बर यहूदी से उनकी तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स। तो यहां पर कह रहे हैं कुल्यवाप द्रोणवाप क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो मैं एक शब्द और जोड़ दूं इसी में, अक्षवाप। तो गुप्त काल के अंदर आप देखेंगे ये टर्म्स आपको प्रयोग में मिलते हैं, अक्षवाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप, और ये मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमाप के लिए से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो भूमाप से ये संबंधित थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। बाकी ऑप्शंस इसके रॉन्ग है, गलत है। Who among the following rulers has advised the subjects through the inscription? अभिलेखों के माध्यम से अगर कोई बात कही जा रही है तो आप जानते हैं कि सोसाइटी को मैसेज देने के लिए जो ज्यादातर अभिलेख लिखे गए वो अशोक के द्वारा लिखे गए। अशोक के जो बृहद शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है, 14 बृहद शिलालेख है, इनमें तमाम सारी बातें कही गई हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको हिंट कर दिया है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले, जो कथन दिया हुआ है, फिर उत्तर की चर्चा करते हैं। Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely, ठीक है। हिंदी में स्टेटमेंट को देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12th मेजर रॉक एडिक्ट, 12वां बृहद शिलालेख जो है उसमें अशोक ये बात कहता है। समुद्रगुप्त का अगर अभिलेख देखें तो प्रयाग प्रशस्ति, कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य संबंधित थे, हर्षवर्धन तो आपको मालूम मौखरी वंश के शासक थे और उनकी डेथ के बाद ही एंशिएंट से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी अगर आप देखें तो हर्ष का कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं मिला जिसमें उसने धर्म से रिलेटेड इस तरीके की कोई बात कही हो। समुद्रगुप्त की विजय अभियान मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। अशोक ने ही शिलालेखों का उपयोग किया जिसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में, प्रशासन के बारे में, जनता को मैसेज देने के लिए बहुत सारे अभिलेखों को लिखा है, जिसमें माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट और केव एडिक्ट, गुफा लेख भी आते हैं। तो अगर नहीं भी आपको पता है तो एक इंटेलिजेंट गेस आपका किससे होना चाहिए, अशोक से होना चाहिए, और सही उत्तर भी इसका क्या होगा, अशोक होगा। With respect to the cultural history of India, which one the following is the correct description of the term पारमिता? अब पारमिता शब्द आ गया तो पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और बस इसी के आधार पर आप देखिए इसका उत्तर हम लोग देखिए ऑप्शंस में क्या निकल रहा है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र नहीं है, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नहीं है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्रदर्शित करते थे। अब यहां पर देखिए बोधिसत्व टर्म आ गया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। एक किताब का भी नाम आपने सुना होगा, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो ये यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की व्यापारिक शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां ये नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पारमिता। In the context of Indian history, the Rukmabai case of 1884 revealed around number 1 women's right to gain education, age of consent, restrictions of conjugal rights। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें कूट आपको बताना कौन सा सही होगा, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रुक्माबाई केस किससे संबंधित था, तो ये डॉक्टर थी पेशे से जिनका बाल विवाह हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका सीधा संबंध है, इसी केस के आधार पर आप देखिएगा सम्मित आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में आता है, और इससे संबंधित कौन थे, बहराम जी मालावारी थे, इससे संबंधित थे। सम्मित आयु अधिनियम इससे संबंधित था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा से रिलेटेड कोई बात इसमें नहीं कही गई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, इसी से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि केवल 2 नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बी होगा, 2 और 3 बोथ। यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा कि इस
एक्ट का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था और तिलक का मानना था कि ब्रिटिश सरकार हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप कर रही है और तिलक की इस विचारधारा का विरोध जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद तिलक की इस विचारधारा का विरोध करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तिलक ने की आलोचना की थी स्वामी विवेकानंद ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लेकर के, जो तिलक ने कहा था। और ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें विवाह की जो आयु थी वो लड़कियों की कितनी 12 वर्ष जो है वो तय की गई थी। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, पहला। दूसरा है इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेटिंग ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। तो कौन सा कथन करे 20वीं शताब्दी के आरंभ में, फिर से देखिए टाइम पर आधारित एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, जब ये सेंचुरी का यूज कर रहे हैं तो 20th सेंचुरी के आरंभ की बात कर रहे हैं, मतलब 1901 से लेकर के और ऑनवर्ड्स 1925 अगर फर्स्ट फेज मान ले, पहला क्वार्टर मान ले, तो इसी के बीच की बात कर रहे हैं, आरंभ में ही। लिखा हुआ है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। नील की खेती का पतन क्यों हुआ था ये आपको बताना है। तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध था। ये नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना था, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना था, या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण था। तो अब इसमें देखिए कि नील की खेती का जो पतन हुआ, जो ह्रास हुआ, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है बी आपका। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, मतलब ये लाभप्रद नहीं रह गया था, अनप्रॉफिटेबल हो गया था। कैसे? तो 1904-5 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने केमिकल कलर्स बना लिए थे, केमिकल कलर्स कहें या डाई कहें, बना ली थी। तो रासायनिक रंग जर्मनी ने बना लिए थे। रासायनिक रंग जो नेचुरल कलर्स थे उनकी तुलना में सस्ते थे, और धीरे धीरे विश्व के तमाम देशों ने रंग बनाने शुरू किए। अब तक इंडिगो का कल्टीवेशन इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे नीला रंग बनाया जाता था, जिससे कपड़ों को डाई किया जाता था। अब चूंकि केमिकल कलर्स आ चुके थे जो इंडिगो की तुलना में काफी सस्ते थे, तो इंडिगो की कल्टीवेशन करना, उससे नीला रंग बनाना, यह प्रोसेस काफी लेंदी हो गया था और इसमें अब लाभ नहीं था, इसलिए लोग केमिकल कलर्स की ओर मूव कर गए। परिणाम ये हुआ कि अब जो है इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है डिक्लाइन की ओर चला गया, अपने डिक्रीज होता चला गया, वो पतन की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर इन्होंने 20वीं शताब्दी शब्द का इस्तेमाल न किया होता तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध भी आ जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर आप देखिए नील विद्रोह हुआ था 1859-60 के अंदर। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाई थे, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीन बंधु मित्र की नील दर्पण और हिंदू पेट्रियाट के लेखक जो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, उनका संबंध इसी नील आंदोलन से था। और यहां आप ध्यान दीजिएगा 1860 में ही जो है कानून बना दिया गया था, नील कमीशन बनाया गया था, और उसके बाद नील का जो उत्पादन था, जो मैंडेटरी था, उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल और केवल बंगाल में। बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। और बिहार में आप देखते हैं कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। हालांकि उससे पहले लालसरिया फैक्ट्री के जो मजदूर थे, उन्होंने नील की खेती को लेकर के तिनकठिया सिस्टम को लेकर के विरोध किया था, और बाद में आप देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण होता है जो नील की खेती का विरोध करते हैं। हालांकि 1904-05 के बाद ही धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में नील की जरूरत नहीं रह गई थी, बहुत कम हो गई थी। फिर भी जो बॉन्ड साइन कर रखा था किसानों ने, उसके तहत उन्हें ये काम करना पड़ता था। और चंपारण सत्याग्रह के बाद भी जो है कमेटी बनती है और उसकी रिकमेंडेशन पर फाइनली इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर 20th सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो 20th सेंचुरी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका दिया हुआ वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, प्राच्य शिक्षा के संबंध में। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई, और जिसका सिंपल सा उद्देश्य था ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोगों को या नागरिक प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को ट्रेंड करने के लिए जो है वो 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। वेलेजली
1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1805 में यहाँ से जाता है। सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस भी जो है वेलिजली से ही संबंधित है। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेलिजली था। और इसी युद्ध के बाद जब मैसूर का विलय कर लिया जाता है, मतलब मैसूर पे वुडियार वंश को दोबारा स्थापित कर दिया जाता है, टीपू की डेथ हो जाती है, तो मैसूर को जीतने के बाद वेलिजली ने कहा था कि अब ईस्ट का जो स्टेट है या साम्राज्य जो एम्पायर है वो हमारे कदमों में है, पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। ये कथन फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद वेलेजली ने दिया था। तो वेलेजली ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन में प्रशिक्षित करना चाहता था, इसके लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और 1806 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया और फाइनली हेलीबरी कॉलेज लंदन, जहां पर पहले ट्रेनिंग चलती थी, वहीं से जो है ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जारी रखा गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी आपका। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलुगुलान और द ग्रेट tumult is description of which of the following events: the revolt of 1857, the Mapla rebellion of 1921, the Indigo revolt of 1859-60, बिरसा मुंडा revolt of 1899/1900। तो यहाँ पर उलुगुलान जैसे ही कहा गया, ये बहुत ही सिंपल और सीधा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, जैसे महान विद्रोह या विप्लव की संज्ञा दी जाती है, किससे संबंधित था? पहले उत्तर देख लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है। 1899-1900 में हुआ था बिरसा मुंडा का विद्रोह, जिसे आप मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं, मुंडा रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा एक पढ़ा लिखा नवयुवक था, इसे बिरसा डेविड भी कहा जाता है। और बाद में इनके गुरु जो थे आनंद पांडे के प्रभाव में ये आते हैं। और फिर जो है एक रात ये कहते हैं कि मैं स्वयं को अपने को ईश्वर का अवतार बताते हैं, मुंडा इनके पक्ष में हो जाते हैं और ये जो है विद्रोह को शुरू करते हैं। बाद में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और वहां कहते हैं कि पॉइजन देकर के इसकी हत्या कर दी गई थी, इसे मार दिया गया था। तो ये जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है, उलुगुलान जिसे महाविद्रोह कहा गया था। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था ट्राइबल्स में, उसको ब्रिटिश सरकार ने समाप्त किया था और यहाँ पर अब बाहर से जमींदार की एंट्री हुई थी। जमींदार जो है वो और पुलिस के जो लोग होते थे या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते थे, वो मिल करके इनका शोषण करते थे। इसलिए आउटसाइडर्स के लिए एक टर्म यूज करते थे, दिकू कहते थे। और इनका उद्देश्य क्या था कि दिकुओं को, जो बाहरी लोग हैं, उनको हमें बाहर करना है अपने क्षेत्र से, अपनी भूमि से। अब यहाँ पर 1921 का मोपला विद्रोह दिया हुआ, ये केरल में हुआ था, जिस समय आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस समय हुआ था। अभी नील विद्रोह के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, दिगंबर विश्वास और विश्वास ने 1859-60 में इसको स्टार्ट किया था बंगाल के अंदर, और ये 1857 के रिवोल्ट की बात आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दैट इज डी। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स literatures of ancient India, consider the following statements. Panini is associated with the Pushyamitra Shunga. Amar Singh is associated with Harshvardhan. Kalidas is associated with Chandragupta II. आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें अगर आप देखें तो पाणिनि जो है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, ये पाणिनि संबंधित है महापद्मनंद से। महापद्मनंद के समकालीन थे कौन? पाणिनि। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है महाभाष्य किसने? पतंजलि ने लिखी है। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और 2 अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे, वो उसका नेतृत्व किसने किया था? पतंजलि के नेतृत्व में ही वो हुए थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पहला हो गया गलत आपका। अब एक गलत होने से ऑप्शन देख लेते कौन कौन से जा रहे हैं जिन पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। ए गलत हो जाएगा और डी। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट देखें, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में अमर सिंह थे। इन्होंने अमर कोश नामक पुस्तक लिखी और अमर कोश में जो है लैंड की विस्तृत, भूमियों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका अब यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित यहाँ हर्षवर्धन दिया हुआ है, माफ करिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, तो ये बिल्कुल सही है, इनके नवरत्नों में से थे। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर केवल और केवल सी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: परिव्राजक, रेनुंशिएंट एंड वांडरर, श्रमण, प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, उपासक,
lay followers of Buddhism, which of the pairs given above are correctly matched? तो आपको बताना है कौन सा सही जो है वो सुमेलित है इनमें से, करेक्टली मैच पूछा है। तो पहला दिया हुआ परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। तो बौद्ध धर्म में जब टर्मिनोलॉजी की चर्चा मैंने एंसेंट में की थी तो वहां पर परिव्राजक के बारे में आपको बताया हुआ, ये बिल्कुल सही है। श्रमण जो है या श्रामणे जिन्हें कहते थे उच्च पद प्राप्त पुजारी होते थे, ठीक है, तो अब इसे ध्यान दीजिएगा। उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होते थे ये श्रमण जो होते थे। श्रमण वो होते थे जो प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, उन्हें श्रामणेर कहा जाता था। और प्रवज्ञा वो अवस्था थी जब आप बौद्ध संघ में प्रवेश करते थे तो आपको प्रवज्ञा ग्रहण करनी पड़ती थी और इसके बाद ही आप बौद्ध संघ में प्रवेश करते थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए आप गृहस्थ जीवन का त्याग करते थे और तब आप बौद्ध संघ को ज्वाइन करते थे और इसलिए आप क्या होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे। तो श्रमण एक तरीके के क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो ये आपका सही नहीं है सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन अगर सही नहीं है तो देखिए एलिमिनेट कहाँ कहाँ हो रहा है, ए ऑप्शन हो रहा है, सी हो रहा है और डी हो रहा है। तो इस आधार पर उत्तर क्या बच जाएगा आपका, बी है। और उपासक जो थे बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो फॉलोअर्स थे उनको उपासक कहा जाता था, ये सही है। तो इस हिसाब से अगर आप उत्तर देखिए तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घटसाला, कदूरा या कंदूरा एंड चौल वर नोन एज ports handling foreign trade, capitals of powerful kingdoms, places of exquisite stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage centers। अब देखिए तो इन्होंने 3 नगरों की बात की, इन्होंने कहा है घंटाशाला, कदूरा और चौल, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो इसमें बाकी ऑप्शंस घंटाशाला और कदूरा आपने नहीं सुना, लेकिन चौल के बारे में आपने जरूर सुना है। जब हम लोग चर्चा करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की और गुप्त पीरियड की तो यहाँ पर पोर्ट से बंदरगाहों की चर्चा आती है। और इन बंदरगाहों की चर्चा की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पर आप देखेंगे, पश्चिमी तट पर देखेंगे, यहाँ आप देखते हैं बेरीगाजा, यूनानी बेरीगाजा जिसे कहते थे, इसका प्राचीन नाम था भृगुकक्ष, ठीक है, जिसे आप भरूच भी कहते हैं, ये गुजरात का बंदरगाह है। और इसके बाद आप देखिए तो कुछ बंदरगाह आपको महाराष्ट्र के दिखाई देते हैं, जिसमें सोपारा, कल्याण और चौल, ये बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो चौल एक बंदरगाह था, ये बात आपने घंटाशाला और कदूरा नहीं सुना हो सकता है, लेकिन चौल बंदरगाह की चर्चा एंशिएंट पीरियड में, पोस्ट जो है मॉडर्न पीरियड के अंदर और गुप्त पीरियड में होती है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक जो है इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो है 2021 में भी आया था, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भवभूति के साथ में हस्तिमल्ल और देवेश्वर जैसे विद्वान दिए हुए थे और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें 2 नहीं मालूम है, लेकिन तीनों एक साथ दिए हुए हैं और ये नगर बताए गए जिनमें चौल कंफर्म में बंदरगाह नगर है। इसका मतलब ये दोनों भी बंदरगाह नगर ही होंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ आपके 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है और हम फिर जो है अगले प्रीवियस पेपर के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।